जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि बाकी भी इस निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान ले सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी संभावनाएं एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा होती है। तो वो संविधान के प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों को बताने की कोशिश करेंगे। कुछ नए फैक्ट्स भी बताएंगे, पुराने फैक्ट्स भी बताएंगे। और मेरा नाम है सिद्धांत। सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो, भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हमारे देश में संविधान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपको पहले बता दें, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और जब सन 2014 में बीजेपी की सरकार आई और 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, 2015 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी मत लगा देना, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल है? तो वो है हमारा, देखिए, आपको पहले बता दें कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है संबंध, अनुच्छेद का संबंध किससे है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो इस कंडीशन में लगता है हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल। और हमारे देश के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तो देखो, दो तरीके के प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं कि सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण, बाह्य आक्रमण किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? तो आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रपति लगाते हैं, कौन लगाता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 352। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची, पहली बात तो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिनके विषय में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अच्छा, इसमें आयरलैंड तो मत भूलिएगा। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। क्या लिए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो कि हमने आयरलैंड से लिया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? क्या भाषा से है, केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों का विभाजन से है, राज्य के न्यायिक क्षेत्रों से, या पंचायती राज से है? तो 7वीं सूची का संबंध हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। ठीक है, देखिए, हमारे यहाँ दो तरह की सरकार होती है। एक केंद्र लेवल की सरकार होती है, एक राज्य लेवल की सरकार होती है। केंद्र लेवल के सरकार की, यानी पीएम, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री की कैबिनेट वाली सरकार, तो उनकी शक्तियां कुछ और होती हैं और राज्य की शक्तियां कुछ और होती हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो हमारा जो 7वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची हमारा संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। ठीक है, अच्छा, अनुसूची 8 पूछा जाता है बहुत ज्यादा। अनुसूची 8 संबंध है भाषाओं से। किससे? भाषा से। तो अनुसूची 8 में अभी तक हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। तो 22 संवैधानिक भाषा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो अगर आपको ना पता हो कि अभी हाल ही में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक कोड वर्ड BDMS। क्या है? BDMS। बी से है बोडो, डी से है डोगरी, एम से है मैथिली और एस से है संथाली। तो ये 4 भाषाएं अभी हाल ही में जोड़ी गई हैं 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना है। यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं संविधान के, रिपीटेडली, बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया है?
हमने अपने भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया है? तो देखो ऑप्शन देखो, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, कैबिनेट सिस्टम। तो आपको बता दें, सबसे पहले मैंने क्या लिया है उसकी बात करता हूँ। देखिए, हमने ब्रिटेन के संविधान से अपना संसदीय प्रणाली लिया है, वहीं से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है और वहीं से हमने कैबिनेट सिस्टम का प्रावधान लिया है। लेकिन मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में हमने ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से, यानी अमेरिका से लिया है। बाकी तीन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है, जरा बताएं? मौलिक अधिकार का संविधान में उल्लेख कहाँ है? भाग तीन 12 से 35। संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 हमारा किस चीज का उल्लेख है? हमारा उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, एग्जाम में आता है, पूछता बहुत ज्यादा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख या अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा लेख या अनुच्छेद आपातकाल के दौरान शून्य नहीं होता? शून्य नहीं होता मतलब रद्द नहीं होते। ठीक है, जब भी हमारे देश में आपातकाल लगाया जाता है तो हमारे कई सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं, लेकिन हमारे दो मौलिक अधिकार रद्द नहीं होते, और वो दो मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये किसी भी दशा में रद्द नहीं होते। ठीक है, और इनका क्या है? जीने का अधिकार और गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे देश में आपातकाल की स्थिति आती है, आपातकाल लगाया जाता है, तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें, हिंदी का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 343। कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 343 में किया गया है। ठीक है, आया समझ में आपको ये चीज? अच्छा, एक चीज और बता दें, अनुच्छेद 343 हमारा हिंदी के लिए प्रावधान तो किया गया है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भाषा हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारे भारत की राजकीय भाषा है। राजकीय मतलब शासन करने की भाषा, राज करने की भाषा। और हमारे पूरे भारत की राज करने की भाषा क्या है? हिंदी है। तो आप इसको क्या है? राजकीय भाषा बोलेंगे, ना कि इसको राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे। शासन करने की भाषा है, और इसका प्रावधान किसमें दिया हुआ है? 343 में। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन या ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये क्वेश्चन आप बहुत रट लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारा संविधान के भाग 4 से है। और संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। और गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें देश का विकास करना है तो उसकी इकाई क्या होनी चाहिए? गांव। गांव से देश का विकास होगा। और अनुच्छेद 40 कहता है, भाग 4 का, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार बार एग्जाम में पूछता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद है ये। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि भाग किसमें है? 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। तो अनुच्छेद 36 से 51 में अनुच्छेद 40 आता है, और अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत को दिखाता है? गांधीवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, जो अनुच्छेद 40 है वह गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। तो अनुच्छेद 40 का मतलब ग्राम पंचायत का गठन। और कौन से भाग के अंडर में आता है? भाग 4। और भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, तो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो प्रश्न हमें एक उत्तर बता रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं, यानी लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है संविधान में? राष्ट्रपति को। किसकी सिफारिश पर? जो उस समय सत्ताधारी दल है,
या कैबिनेट है या मंत्रिमंडल है, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति संविधान को लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत, यानी आंसर ए। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो वो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में यह बताया गया है कि संविधान संशोधन संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। यानी संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। लेकिन आपको बता दें, अनुच्छेद 368 ये भी कहता है कि संविधान संशोधन संसद कर तो सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। आप संविधान का कुछ भी पार्ट संशोधन कीजिए, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए। और संविधान का मूल ढांचा क्या है? मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया की जाएगी। कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है संशोधन की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, वो ट्रिकी है। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? अब यहाँ पर जरा ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ी है। आप सिर्फ ऑप्शन को देखो और इसमें से आपको कितनी जानकारी मिलेगी ये देखिए। पहली बात तो ये जो आपातकाल है कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 352, 356, 360। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, लेकिन कौन सा आपातकाल? आपको बता दें, यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सही हैं। आपको बता दें, सबसे देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अनुच्छेद 352, सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल लगता है। ठीक है, तो देखो 3 आर्टिकल को भूलना मत, ये 3 आर्टिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति पूरे देश में या किसी भाग में वित्त आपातकाल लगा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन मत भूलिएगा। तीनों 352, 356, 360 राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? अरे प्रथम अधिवेशन का मतलब संविधान सभा की मीटिंग। भारतीय संविधान सभा की मीटिंग पहली बार कब हुई? तो उसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन इनकी तबीयत खराब थी तो अगले दिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और क्योंकि एक ही दिन यह सभा का नेतृत्व कर पाए, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या था हमारा? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा 395। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया, तब उस समय हमारे संविधान में टोटल अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियां थी 8 और भाग थे 22। और आपको बता दें, भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक इतना बड़ा संविधान विश्व में किसी भी देश का नहीं बना। हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है कि हमारा जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? अभी देखो मैं कितनी बार रट चुका हूं इसको। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ?
अच्छा, बनकर की जगह अगर अंगीकृत अंगीकृत आ जाए ना, अंगीकृत, तो भी यही आंसर होगा जो हम बताने वाले हैं। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। अच्छा, बनकर की जगह अंगीकृत अगर आ जाए ना, तो भी आपका उत्तर कितना रहेगा? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। अच्छा, लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 को ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और सन 2015 से 26 नवंबर को हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कौन से देश का संविधान अलिखित है? भैया, हमारे भारत का संविधान तो लिखित है, तो भारत तो हो ही नहीं सकता। और अमेरिका का संविधान भी क्या है? लिखित है। फ्रांस का संविधान भी लिखित है, तो बच्चा कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान परंपरागत संविधान है। परंपरागत नियम कानून के हिसाब से चलता है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? क्या बोलते हैं? एक तो अलिखित है और लचीला भी है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित है और ना तो लचीला है और ना तो सख्त है। यानी हमारे भारतीय संविधान में संविधान जो है थोड़ा लचीला भी है, थोड़ा सख्त भी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? हमारा संविधान कैसा है? अभी मैंने क्या बताया? हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा संविधान लिखित और विस्तृत है। हमारा संविधान क्या है? लिखित और विस्तृत। ठीक है, हमारा संविधान आप बोल सकते हो नेचर कैसा है? ये लिखित है और विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है। आंसर सी हो जाएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यह किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था कि हमारा जो संविधान है वह वकीलों का स्वर्ग है? तो प्रोफेसर आइवरी जेनिंग्स ने यह कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया था? उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्ताव दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने, और एक महीने बाद संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ये कहाँ से लिया था? अमेरिका के संविधान से। और इसमें लिखी जाने वाली भाषा हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। तो हमारा जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, उसकी जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। और उसका जो प्रस्ताव है ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाना। इसका आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे अंबेडकर साहब, जिन्होंने इतने बड़े संविधान की रचना कर दी और देश में सभी वर्गों को बराबर कर दिया, इतने बड़े व्यक्ति जिन्होंने महिलाओं का पक्ष धर के महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात किया, यही कारण है कि आज एक एसटी वर्ग की महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। तो आपको बता दें, हमारे जो भीमराव अंबेडकर थे, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में टोटल कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसीलिए यही कारण है, इतना बड़ा संविधान बनाया, तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति। आगे बढ़ते हैं। संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? आपको बता दें, हमारे संविधान में जितनी भी चीजें हैं, तो यह विश्व के अलग अलग संविधान से लिया गया था। और हमें जहां से जो चीज अच्छी लगी वो चीज हमने अपने संविधान में रख लिया। तो संविधान में न्यायिक समीक्षा का व्यवस्था कहां से लिया गया? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमने लिया है अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमने लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है जो हमने अपने संविधान में अंगीकृत किया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा?
ये बहुत बार पूछा गया है और ये विवादित भी है और लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे संविधान को बनने में पूरा का पूरा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। और इतना दिन क्यों लगा? क्योंकि भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि ऐसा हमारा संविधान बन जाए जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए हो और बाकी वर्ग उससे वंचित हो जाए। इसलिए बड़ा सोच-सोच कर और बड़ा कदम फूँक-फूँक कर संविधान को बनाया गया। एक-एक अनुच्छेद बड़ा सोच समझ के रखा गया और यही कारण है कि आज हमारे देश में सभी वर्ग के लोग बराबरी है का दर्जा प्राप्त करते हैं। तो यही कारण था कि हमारा संविधान इतना लेट बना, तो इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आज हमारा देखिए हमारे संविधान के निर्माता कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने 100 साल बाद का संविधान 100 साल पहले बना दिया था। ठीक है? तो हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया था? सीधी-सी बात है, संविधान सभा ने बनाया था। भारतीय जनता ने नहीं बनाया था, अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, अधिकारियों ने नहीं बनाया था। हमारी भारतीय संविधान संविधान सभा ने बनाया था और स्टार्टिंग में संविधान सभा में 289 लोग थे, लेकिन 284 लोगों ने अंत में हमारे संविधान सभा में जब संविधान बन गया तो साइन किए। तो 284 लोगों की मेहनत थी जो इतना अच्छा संविधान उभर कर सामने आया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। लेकिन अगर जनक बोला जाएगा तो भीमराव अंबेडकर को टिक लगाना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने थे? 395। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 470। अनुसूचियां कितनी थी पहले? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची, कितने भाग थे, तो बता दीजिएगा। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन अधिनियम किया गया था? आपको बता दें, इंदिरा गांधी की सरकार थी और समय चल रहा था 1976 और इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन पेश किया और जब 42वां संविधान संशोधन पेश किया तो कई सारे देशवासी इंदिरा गांधी की सरकार से रूठ गए और 1977 में जनता दल की सरकार आई और उसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने और मोरारजी देसाई ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन पेश करके 42वें संविधान संशोधन के कुछ आपत्तिजनक अंशों को रद्द कर दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के एक्ट के तहत मतदाताओं की उम्र 21 से 18 कर दी? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, आजकल तो बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। किस संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले उम्र क्या थी मतदाताओं की? 21, अब कितनी? 18। यानी 18 साल का व्यक्ति अब वयस्क है और 18 साल का व्यक्ति सरकार चुनने में मदद कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, नौकरी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। संविधान के किस भाग में एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368। भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन कौन कर सकता है? संविधान संशोधन संसद कर सकती है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस सदन से की जा सकती है? किसी भी सदन से। संशोधन की प्रक्रिया चाहे लोकसभा से करो चाहे राज्यसभा से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? तो क्या 71वां है, 72वां है, कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा देता था और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वां संविधान, अच्छा 73 के बाद हुआ था 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका या नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया था। ठीक है, किया था, ध्यान दीजिएगा। तो 73वां गांव के स्तर में ग्राम पंचायत और 74वां नगर के स्तर पे नगर पंचायत। ठीक है, तो ये थोड़ा भूलना नहीं है, इसका बहुत बार एग्जाम में आता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली थी? अरे संविधान संशोधन।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। संविधान मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? साउथ अफ्रीका से। तो ये हो जाएगा हमारा ए आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से? साउथ अफ्रीका से। मूल कर्तव्य रूस से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। और मूल अधिकार अमेरिका से। भूलना नहीं, बहुत पूछता है एग्जाम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो आपको बता दें 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे संविधान के भाग 4 का हमारे संविधान के भाग 4 का को जोड़ा गया। और संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और इसमें क्या रखे गए? इसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं। और जब 42वें संविधान संशोधन में हमने मौलिक कर्तव्य जोड़े तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। और वर्तमान में कितनी है? 11। 11 मतलब शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना, ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो कुल मिला के अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और मूल रूप से कितने थे? 10। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? पिछली बार बता चुका हूं। अभी संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है 2/3 विशेष बहुमत और 2/3 बहुमत, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्य के विधानसभाओं की संस्तुति। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के हमारे संविधान संशोधन होते हैं। एक तो कौन सा? 3। तो कौन कौन सा होता है? एक होता है साधारण बहुमत से पारित हो जाना। एक कौन सा होता है? विशेष बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत से। एक कौन सा? विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की संस्तुति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान किससे संबंधित है? आप देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अभी वर्तमान में यह हाल ही में हुआ है। 104वां संविधान संशोधन, आपने सुना होगा EWS। क्या सुना होगा? EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। हमारे देश के ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से पिछड़े हुए हैं, उनको सरकार ने EWS का आरक्षण दिया कि आर्थिक पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? केंद्र निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना, यानी EWS। आए समझ में? तो 104वां संबंधित है EWS। आप एक EWS याद रखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल कहां से की जा सकती है? क्या लोकसभा से की जा सकती है, या राज्यसभा से, या कहीं से भी? तो आपको बता दें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद में कहीं से भी की जा सकती है। यानी संसद में किसी एक सदन से की जा सकती है। संसद के कितने सदन? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो चाहे रोज लोकसभा से कर दो, चाहे राज्यसभा से कर दो, किसी भी सदन से की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा 2, बी आंसर। भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन द्वारा अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन में हमारे एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उसको जोड़ा गया अनुच्छेद 300 का में। तो वह कौन सा मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन में? तो वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मूल रूप से हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, और जब संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो 6 हो गए। तो वर्तमान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? 6। अच्छा, इस संपत्ति के अधिकार को, जो पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, और इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। तो संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार ना होकर क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? 1951 में जो पहला संविधान संशोधन किया गया था, वह किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। किससे? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसी में। हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। कब, कितने दिन रहे? एक दिन, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है वो क्या है? देखिए, हमारे संविधान में संप्रभु भी है, बंधुत्व भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लेकिन फेडरल नहीं है। हमारे संविधान में कहीं भी, फेडरल का मतलब क्या होता है? संघीय शब्द। हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या बोला गया है? भारत राज्यों का संघ है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी फेडरल शब्द का कहीं भी नहीं लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? भारत, भारत यानी इंडिया, भारत यानी क्या? इंडिया, या इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। तो अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यानी कई सारे राज्य मिलकर बनता है एक अखंड भारत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 किसका प्रावधान है? नागरिकता का। कौन सा भाग आता है? भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकारों को निश्चितता प्रदान करता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार दे रहा है, मौलिक अधिकार दे रहा है? और मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां पे है? भाग 3 में है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में, जो हमारे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो अब 12 से 35। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और मूल रूप से कितने थे? 7। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। क्या बनाया गया? उसको कानूनी अधिकार। कहां जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 का में। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का भाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं, सभी समाज बराबर है, सभी धर्म बराबर है। तो अनुच्छेद 17 किस संबंधित है? अस्पृश्यता से, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? भारतीय संविधान, देखिए स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के आई वाले पार्ट में क्या है बताइए? प्रेस की स्वतंत्रता। यानी यह अधिकार है कि आप कुछ भी छाप सकते हो और कुछ भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या सरकार के सामने किसी भी माध्यम से आप अपने विचार को पेश कर सकते हो और कुछ भी अखबारों में छाप सकते हो। हाँ, लेकिन वो देश हित की बात होनी चाहिए। ठीक है, देश के गैर हित की बात नहीं होनी चाहिए। किसी को गाली मत छाप देना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है? अनुच्छेद 29। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की बात की गई है? तो वो क्या है? अनुच्छेद 29। आगे बढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, रक्षा करता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सीधे आर्टिकल 32 का उपयोग कर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार के हनन पे सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत कहा जाता है हाई कोर्ट। ठीक है, ये दोनों अधिकार आपके पास है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाग
भाग 4 में हमारे क्या उल्लिखित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। और हमारे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में क्या वर्णित है? हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कल्याणकारी नीति बताया गया है। कौन सी? कल्याणकारी नीति। तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करता है? अनुच्छेद 40 पढ़ चुके हैं अभी। और अनुच्छेद 40 कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन है? गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है अनुच्छेद 40। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में। और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? 11। लेकिन कौन से भाग में? अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में जोड़े गए हैं, तो आप बता दीजिएगा भाग 4 का। भाग 4 का या भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं अनुच्छेद 51A में। टोटल कितने हैं? 11। मूल रूप से कितने थे? 10। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 1 में ये कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या बोला गया है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मूल रूप से कितने थे? 10। देखो यहाँ पे कहीं भी मूल रूप से नहीं बोला गया है। अगर मूल रूप से बोलता तो 10 लगाते, लेकिन इसमें यह बोला गया है कि भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य, तो 11 बताएंगे आप। अगर मूल रूप से आ जाएगा तो 10 बताएंगे। तो यह हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और इसी तरह सीरीज लेके हम आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।